बच्चों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत। इसके पहले आपको पादपों में निषेचन बताए थे। 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में आपको आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन बताए थे, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये दोहरा निषेचन इसलिए इसको कहा गया था क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया 2 बार संपन्न होती है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन कहा गया। दोहरा निषेचन में पहला निषेचन आपको हमने बताया था कि जब निषेचन होता है अंड कोशिका से तो उसके पश्चात युग्मनज बनता है, जिसे जायगोट कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। इस जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा निषेचन आपको बताए थे कि त्रिगुणित केंद्रक त्रिसंलयन की प्रक्रिया आपको बताए थे। त्रिसंलयन की प्रक्रिया में दोहरा निषेचन होता है, जिससे भ्रूण पोष का निर्माण होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये समझ लें कि भ्रूण क्या है, भ्रूण पोष क्या है। भ्रूण आपको हमने बताया था, ध्यान हो, पिछले वीडियो में। सपोज कीजिए कि ये कोई बीज है। इस बीज के चारों ओर का जो सख्त आवरण होता है, इसको हमने आपको बताया था बीज चोल। इसके अंदर जब बीज चोल को आप हटाते हैं तो हटाने के पश्चात 2 कठोर आवरण आपको मिलते हैं 2 बीजपत्री पौधों में, क्योंकि पौधे 1 बीजपत्री और 2 बीजपत्री होते हैं। तो जिनमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, यानी जिनमें 2 दालें पाई जाती हैं बीज को तोड़ने पर, वे समस्त पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। तो द्विबीजपत्री पौधे में यदि आप देखेंगे तो अंदर का इस छिलके को हटाने के बाद, जिसको हम बीज चोल कहते हैं, अंदर जो है आपको जो सख्त कठोर भाग प्राप्त होता है वही भ्रूण पोष कहलाता है। इस प्रकार से ये आपको सख्त भाग, इसमें ये 2 भाग होते हैं। आप तोड़ेंगे तो ऐसे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसको कहते हैं हम भ्रूण पोष। और इस भ्रूण पोष के बाद अगर बीज को आप भिगो करके कभी सावधानी पूर्वक बीज चोल को हटाएं और ऐसे दोनों भ्रूण पोषों को ऐसे फैलाएं, तो फैलाने पर आपको इसमें देखते हैं कि ऐसे ये दोनों भ्रूणपोष जहाँ जुड़े होते हैं, यहीं से छोटा सा एक ऐसे आपको भाग दिखाई देता है। ऐसे छोटा सा भाग इसमें बीच में रहता है, और ये जो छोटा सा भाग है, यही छोटा सा भाग ये कहलाता है भ्रूण। बीज में ये भ्रूण कहलाता है। सूखे हुए बीज में ये भ्रूण जो है ये सुप्तावस्था में होता है, असक्रिय होता है। क्योंकि जब आपको हमने निषेचन बताया था तो निषेचन में जो प्रथम निषेचन होता था, उस प्रथम निषेचन में युग्मनज से भ्रूण का ही निर्माण होता है। और जब त्रिसंलयन की प्रक्रिया होती है, त्रिसंलयन की प्रक्रिया में उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये इतना आपको पूर्ववत बताया जा चुका है। आज आपको बताएंगे बीज और फल का निर्माण। बीज तथा
फल का विकास। बीज तथा फल के विकास में बीज जो है, हमने आपको बताया था कि जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो निषेचन की क्रिया में संपन्न होने के पश्चात बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनता है। बीजांड से बीज का निर्माण और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अब बात आती है बीज। तो बीज जो है बीजांड के द्वारा उसका जो त्रिगुणित केंद्रक है, दो चीज़ें हमने आपको बताया कि इसमें प्रथम निषेचन में भ्रूण का युग्मनज से निर्माण होता है, दूसरे निषेचन में त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है और भ्रूणपोष में समस्त पोषक पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। ये समस्त पोषक पदार्थ जब भ्रूण का परिवर्धन होता है, उसका विकास होता है, तो उस विकास में जो है इसी भ्रूणपोष से भ्रूण को सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और भ्रूण विकसित होता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमें कह सकते हैं कि बीजांड का जो अध्यावरण है वो सख्त हो करके बीजावरण बनाता है। तो बीज की हम परिभाषा दे सकते हैं कि बीजांड बीजावरण से घिरे संचित भोजन किए हुए अपने अंदर सुषुप्त भ्रूण को समेटे हुई रचना को बीज कहते हैं। बीजांड, बीज की परिभाषा में हम दे सकते हैं कि बीजांड बीजावरण से घिरे हुए अपने अंदर संचित भोजन किए हुए तथा सुषुप्त भ्रूण को समेटे हुए रचना को बीज कहते हैं। ये आपके डिफिनेशन। अभी हमने आपको बताया था इसके पहले कि ये सपोज आप लोग बहुत चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर जितने भी आप देखे होंगे, बहुत तरह के फल के सब्जियों के बीज आप देखे होंगे। ये सब आपको इसके ऊपर जो सख्त आवरण होता है यही है आपका बीजावरण। ये बीजांड जो है वो सख्त हो जाता है और सख्त होकर के वो बीजावरण बना देता है। यही बीजावरण अभी हमने आपको इसी को बताया था, बीज चोल। तो ये बीज को ढके हुए है, यही इसी आवरण को बीज चोल कहते हैं। इसके अंदर अभी हमने आपको बताया था कि संचित भोजन किए हुए,
तो संचित भोजन में आपको बताया था कि दो जो द्विबीजपत्री पादपों में ऐसे दो जिनको अभी हमने आपको कहा था भ्रूण पोष, भ्रूण पोष, ये भ्रूण पोष है। इसमें समस्त भोज्य पदार्थ अघुलनशील अवस्था में सक्रिय संचित रहता है। इसके बाद सुषुप्त भ्रूण को समेटे हुए, इसी में बीज में आपको ऐसे बीच में एक संरचना बताए थे, इसी का नाम दिया गया था भ्रूण। तो इसको अपने अंदर समेटे हुए, जब बीज शुष्क होता है तो शुष्क होने पर ये निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि जब बीज बनता है, बीज बनने के बाद जब वो अपने मैच्योर कंडीशन में आता है, तो जैसे जैसे बीज पकता है, अपने मैच्योर कंडीशन में आता है, वैसे वैसे उसमें जल की मात्रा कम होती जाती है और वो सख्त होता हुआ चला जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जल की मात्रा जो है इस बीजावरण में और भ्रूणपोष में एकदम कम हो जाती है। यानी ये मान करके चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 से लेकर के 14% तक इसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, शेष सख्त हो जाता है और ये कठोर रचना एक बन जाती है, उसी का नाम दिया जाता है। जब पुनः जो है बीज का अंकुरण होता है, तो आप बीज के अंकुरण के लिए आप जानते हैं कि बीज को आप उचित नमी, उचित ताप, उचित वायु, जब ये सब मिलती है तो मिलने के पश्चात नमी से जल को ये अवशोषित करता है, अवशोषित करके बीज फूल करके बड़ा हो जाता है और जब वह उचित ये तीनों चीज़ें उसको मिल जाती हैं तो ये सुषुप्त भ्रूण आपका जो है ये सक्रिय अवस्था में आ जाता है। अभी तो सुप्तावस्था में था और सुप्तावस्था से ये जागृत अवस्था में आता है, सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होने के बाद फिर जो है ये भोजन इसी भ्रूणपोष से प्राप्त करता है। तो आज ये इतना आपको बीज की परिभाषा हो गई। अब आपको बताएंगे फल। अभी हमने शुरू में आपको बताया कि निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय अंडाशय जो है ये फूलता है, वृद्धि करता है और वृद्धि करके जो है फल का निर्माण करता है। इसके पहले आप सपोज कीजिए कि हमने आपको एक अंडाशय की संरचना ऐसे बताई थी और इसी में तो ये तो है अंडाशय, इसके अंदर ये आपको हमने बताया था ये है बीजांड। तो जब निषेचन की क्रिया होती थी तो इसमें आपको हमने बताए थे कि जब परागकण का अंकुरण होता है तो अंदर आकर के यहाँ पर ये जो अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका से निषेचन की क्रिया करता है, संपन्न करता है। तो इससे तो ये बन गया बीज, लेकिन जो अंडाशय है ये अंडाशय फूलता है और फूल करके जो है ये बना देता है, अंडाशय से बन जाता है फल का निर्माण, अंडाशय से फल बनता है। तो निषेचन की क्रिया के पश्चात जो है अंडाशय से फल बनता है। अब इस फल में जो है अंडाशय का फूला हुआ जो भाग है, ये फूला हुआ भाग फल का निर्माण करता है। इसकी जो भित्ति है ये फल भित्ति बनाती है। अब इस फल भित्ति में जो है 3 इसके लेयर होते हैं, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। आप आम बहुत खाए होंगे, आम बहुत चाकू से काटे होंगे, उसको हॉरिजेंटली भी काटे होंगे, उसको वर्टिकली भी काटे होंगे। घरों में माताएं अचार भी बनाती होंगी, आप देखे होंगे कि आम को ऐसे भी काटा जाता है, ऐसे भी काटा जाता है।
अगर एक आम को आप ले लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये आम है, इस आम को आपने ऐसे वर्टिकली काटा, तो काटने के बाद आप क्या देखते हैं? अब इसकी संरचना में देखिए, इसमें काटने के पश्चात एक आपको ऐसी भित्ति दिखाई पड़ेगी, फिर दूसरा लेयर आपको ये दिखाई पड़ेगा, और तीसरा लेयर आपका ये है। अब आप इतना ध्यान दें कि इस कटे हुए फल में पहला जो है ये वाह्य फल भित्ति हुआ, इसको कहते हैं एक्सोकार्प, ये वाह्य फल भित्ति हुआ। दूसरा मध्य का जो भाग यहां से यहां तक है, ये मध्य का भाग, ये आपका जो है मध्य फल भित्ति कहलाता है। एंडोकार्प, एक्सोकार्प, एंडोकार्प। और तीसरा ये आपका है जो बीज वाला भाग होता है, जिसको आप गुठली बोलते हैं, ये बीज वाला भाग जो है ये आपका जो है ये अंतः फल भित्ति कहलाता है, अंतः फल भित्ति। और सॉरी, ये मीजोकार्प है, सॉरी इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में इसको मीजोकार्प और इसको इंडोकार्प। ये तीन हुआ, एक्सो, मीजो और इंडो। वाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। ये कटे हुए आम को आप देखें तो एकदम आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। जो छिलका वाला भाग होता है ऊपर का, वो वाह्य फल भित्ति बनाता है। जो मध्य का गूदे वाला भाग होता है वो मध्य फल भित्ति है, और जो गुठली वाला भाग होता है वह आपका अंतः फल भित्ति है। तो इस प्रकार से ये तीन फल भित्तियाँ इसमें होती हैं, और इसके पश्चात ये निषेचन की क्रिया में अंडाशय से फल का निर्माण होता है, और उसके ये भाग हो गए। अब आपको बताएंगे बीजों का अंकुरण। बच्चों, बीजों का अंकुरण अभी हमने आपको बताया कि बीज सख्त आवरण वाला होता है, भ्रूण सुप्तावस्था में होता है, भ्रूण पोष अपने अंदर पोषक तत्वों को समेटे हुए होता है, जिसमें संचित भोज्य पदार्थ होते हैं। लेकिन जब बीज का हम बीजारोपण करते हैं तो बीजारोपण के लिए तीन बातें आपको अभी हमने बताया था कि जब बीज को उचित वायु, उचित नमी और उचित ताप, उचित नमी
उचित वायु और उचित ताप। थोड़ा सा यहाँ पर एक समझने की बात है कि हमने उचित शब्द का प्रयोग किया। इसका तात्पर्य क्या है? नमी, वायु और ताप ही कह देते, लेकिन आप ये देख लीजिए, आप अपने आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर खेती होती है, वहाँ पर बीज जब बोए जाते हैं तो सब बीज हर मौसम में नहीं उगते। तमाम खरपतवारों के बीज को देख लीजिए, कुछ ठंडी के मौसमों में ही उगते हैं। क्या उनको धूप नहीं मिल रही है खेत में? क्या उनको पानी नहीं मिल रहा है, खेत में नमी नहीं है? क्या ताप नहीं मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है? लेकिन वो कदापि नहीं उगेंगे। जब ठंडी का मौसम आएगा, यानी उचित ताप, ये तीनों शर्त पूरी होनी चाहिए, उचित होना चाहिए तीनों। और जब तीनों उचित होंगे तभी उसका अंकुरण होगा। तीनों में से एक भी अनुचित होगा तो कदापि अंकुरण नहीं होगा। जैसे आपके खेतों में नमी मिल रही है, वायु मिल रही है, लेकिन टेम्परेचर उचित नहीं है। जितने टेम्परेचर पर उसको उगना चाहिए, अंकुरण होना चाहिए, उचित नहीं है, अंकुरण नहीं होता है। बीज यथावत आपके खेत में ऐसे पड़े रहते हैं। आप एक फसल ले लेते हैं, जब दूसरे फसल का मौसम आता है तो उस मौसम में अपने आप बीज अंकुरित हो जाते हैं। क्यों अंकुरित हो गए? क्योंकि उचित ताप उनको मिला, और उचित ताप मिलने पर वो भूमि में उतने दिन तक बीज सुरक्षित पड़े रहते हैं। तो इसलिए ये उचित शब्द कहा गया कि उचित नमी, उचित वायु और ताप होना चाहिए। इसके पश्चात बीजों का जो है अंकुरण होता है। अंकुरण आपको अभी हमने बताया कि जो सुषुप्त अवस्था में, सुप्तावस्था में, असक्रिय अवस्था में भ्रूण है, वही भ्रूण जब बीज नमी को अवशोषित करता है, अवशोषित करने के पश्चात फूल जाता है, और फूलने के पश्चात जो उसका बीज चोल होता है वो कोमल हो जाता है। भ्रूण पोष जो कठोर था वो मुलायम हो जाता है, वो भी कोमल हो जाता है। और भ्रूण जो सुप्तावस्था में है वो नमी पाकर के सक्रिय अवस्था में आ जाता है, और इस प्रकार से वो बीज चोल को फाड़कर धीरे से एक छोटे से सफेद भाग के रूप में ऐसे बाहर निकलता है, वृद्धि करता है, इसका परिवर्धन होता है और बाहर निकलता है। इसी को कहते हैं अंकुर। बहुत आप लोग अपने घरों में चने को भिगो करके खाते होंगे। कुछ बच्चे हमारे अधिक पौष्टिकता प्राप्त करने के लिए उसको अंकुरित करके खाते हैं कि एक दिन भिगो करके रख दीजिए, अगले दिन उसको देखिए तो उसमें छोटे छोटे आपको सफ़ेद ऐसे अंकुर निकले हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो है ये भ्रूण है जो सक्रिय अवस्था में आता है, और इस सक्रिय अवस्था में आने के पश्चात इसी से अंकुर से मूलांकुर का निर्माण होता है। और मूलांकुर जो है ये भूमि की ओर वृद्धि करता है। इसका वृद्धि विकास जो है वो भूमि की ओर होता है, मिट्टी की ओर होता है। तो इससे जो है जड़ का निर्माण होता है, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। दूसरा इसी का भाग जो है, जब ये मूलांकुर भूमि में आ गया तो इसी से हमने बताया था कि इसमें जो दो बीज पत्र हैं, इन्हीं के बीच से ऐसे होकर के एक छोटा सा भाग ऊपर की ओर निकलता है, जिसको कहा जाता है प्रांकुर। और इस प्रांकुर से जो है ये प्रकाश की ओर, यानी भूमि से दूर वायु में प्रकाश की ओर ये प्रांकुर वृद्धि करता है, और इससे तने का निर्माण हो जाता है। तो अब आप यहां समझ लें कि पौधे के दो मुख्य तंत्र हो गए, एक तो मूल तंत्र, दूसरा प्ररोह तंत्र। तो मूल तंत्र जो है ये जड़ का निर्माण करता है, प्ररोह तंत्र जो है तने का निर्माण करता है, और इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है बीजों के अंकुरण की है। अब इस प्रक्रिया में बीज
जब मिट्टी में जा कर के उसका वृद्धि विकास होता है, तो वृद्धि विकास होने के पश्चात उसमें से मूलांकुर निकल करके भूमि की ओर वृद्धि करता है। प्रांकुर जो है वायु में प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, और इस वृद्धि करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसी संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं बीजन। बीजन, सीडिंग, बीजन, ये सीडिंग, कि जिसमें बीज को आप भूमि में बोते हैं तो अंकुरित होता है, फिर उससे अंकुरित होने के पश्चात जो है उससे प्रांकुर निकलता है। अंकुर जो है वो जड़ का विकास करता है, नीचे भूमि की ओर गति करता है, प्रांकुर वायु की ओर गति करता है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को नाम दिया गया बीजन या सीडिंग। तो इस प्रकार से ये बीजों का अंकुरण होता है। अब इसी अंकुरण की प्रक्रिया में दो प्रकार हैं। इसमें पहला है अधोभूमिक अंकुरण, और दूसरा है ऊपरी भूमिक अंकुरण। बच्चों, अब इसमें अधोभूमिक और उपरिभूमिक क्या है? बीज आप बहुत बोए होंगे, मान लीजिए ये आपकी भूमि है। इस भूमि में मिट्टी को अच्छी तरह से बना करके आप इसमें बीजों को डाल देते हैं। बीजों को डाल दिया। बीज क्या करता है? भूमि से नमी अवशोषित करता है। वायुमंडल से वायु मिल रही है, वायुमंडल में आपको एटमॉस्फेयर से जो है वातावरण से उचित ताप मिल रहा है, इसका अंकुरण होता है। अंकुरण होने के पश्चात अब आपने ये बीजन किया, अंकुरण होने के पश्चात इसका मूलांकुर नीचे आया और प्रांकुर ऊपर निकला। तो जड़ का तो विकास नीचे हुआ और प्रांकुर तने से, तने का विकास वायु में ऊपर की ओर हुआ। थोड़ा सा यहां आप समझें कि ये जो बीज है, ये बीज में जो दो अभी बताए थे भ्रूणपोष, ऐसे ये दो दालें, ये भ्रूणपोष से ही इसको पोषक पदार्थ तब तक मिलता रहता है जब तक इसमें पत्तियां निकल करके ये प्रकाश संश्लेषण ना करने लगे, तब तक इसको पोषक तत्व इसी से मिलता रहता है। इसमें क्योंकि भोजन संचित है भ्रूणपोष में, तो पूरी खुराक इसको मिलती रहती है और ये भी घुलनशील अवस्था में हो जाता है। चूंकि नमी अवशोषित करता है, तो आप ये जान लीजिए कि हम आप तो घोल और ठोस दोनों रूप में भोजन लेते हैं, लेकिन पौधे जो अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वो घोल के रूप में ही लेते हैं। जल में घुलता है, घुलने के पश्चात वो जल को अवशोषित करते हैं और पोषक तत्व उसी के साथ पौधे में चला जाता है। तो इससे जो है ये घुलनशील अवस्था में इसमें सारे पोषक तत्व पहुंच जाते हैं, और जैसे जैसे पौधा वृद्धि करेगा वैसे वैसे ये भ्रूणपोष आप देखते होंगे सूखता हुआ चला जाता है, और तब तक पत्तियां निकल आती हैं, सूख करके गिर जाता है। अधोभूमिक अंकुरण में क्या होता है कि जो ये भ्रूणपोष है, ये भ्रूणपोष जब मिट्टी के अंदर ही रहता है, मिट्टी से बाहर ऊपर नहीं निकल पाता, मिट्टी के अंदर रहता है, तो ऐसी स्थिति को, ऐसे अंकुरण को हम अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको कि भ्रूणपोष जब मिट्टी के अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता। दूसरी कंडीशन आप समझ लीजिए, दूसरे कंडीशन में आपने बीज रोपित किया, ऐसे रोपित करने के पश्चात जब इसका अंकुरण हुआ, तो अंकुरण में ये नीचे तो मूलांकुर निकला,
लेकिन सीधे जो है दोनों भ्रूणपोष ऊपर आ गए। ऐसे दोनों भ्रूणपोष भूमि से ऊपर आ गए और ऊपर आने के बाद इससे जो है ये फिर आगे बढ़ करके पत्तियां निकलती हैं। और जैसे जैसे ये पौधा वृद्धि करता है, पत्तियां निकलती हैं, वैसे वैसे ये जो भ्रूणपोष है, इसमें जो संचित भोजन था, ये भ्रूणपोष सूखता हुआ चला जाता है। अब यहां देख रहे हैं कि भ्रूणपोष मिट्टी के अंदर, यहां भ्रूणपोष कहां आ गया? मिट्टी से ऊपर, केवल जड़ नीचे है, भ्रूणपोष ऊपर आ गया। अब उदाहरण अभी आपको बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। आप बोए होंगे ककड़ी, खीरा, लौकी, तोरई, नेनुआ, करेला, सेम बोए होंगे ना। और उसमें आप देखे होंगे कि इसका जो भ्रूणपोष है, ये दोनों दालें ऐसे ऊपर निकल आती हैं, जड़ नीचे रहता है, और बल्कि उसका वाह चोल भी उसके ऊपर ऐसे लगा रहता है। ध्यान दिए हो कभी तो बीज बोए हो अगर घर पर